हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज की स्पेशल सीरीज में आज है थर्सडे, और थर्सडे को हम लोग डिस्कशन करते हैं इवनिंग में पॉलिटी और मॉर्निंग में इकोनॉमी का। तो उसी सीक्वेंस में भी हम लेकर के आए आपके लिए पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस, जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर दैट इज ओनली ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। 90% चीज़ें वो मैटर करती हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, साथ में जो एक्सप्लेनेशन देता हूँ उस पर भी सवाल बनेंगे। एग्जैक्टली यही जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन उठ के सीधे ऐसे आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए उनको ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है, हु इज राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भाई, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे 1882 में, ठीक है ना। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1882, और इसमें लेकर के आए थे लॉर्ड रिपन। तो पहली बार जो स्थानीय स्वशासन का कॉन्सेप्ट आया था वो 1882 में आया था। कौन लेकर के आए थे? लॉर्ड रिपन लेकर के आए थे, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंडिया में था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में जब आपके वाइसरॉय बने हुए हैं तो 1858 के बाद में ये कॉन्सेप्ट आया, इसलिए सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, ये जो गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? निकाय जो हैं जनरली आप समझिए जो बॉडीज़ हैं ये तीन तरह की हो रही हैं। पहली है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय ये सारी बना दी गई, ठीक है। दूसरी आपकी होती है स्टैट्यूटरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के समय नहीं थी, है ना, इनको कहते हैं सांविधिक। तो ये क्या थी? दूसरी वाली जो थी ये कॉन्स्टिट्यूशन के समय नहीं थी, लेकिन बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया बिल ला करके। तीसरी आपकी होती हैं, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इनको कहते हैं एक्स्ट्रा या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या गैर संवैधानिक निकाय। ये क्या होती हैं? ये किसी भी तरह से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं होती हैं। इनको कैबिनेट अप्रूव करता है, ठीक है। कैबिनेट में जो आपकी कैबिनेट होती है वो कहती है कि भाई हमको एक ऐसी बॉडी चाहिए जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि पहले प्लानिंग कमीशन थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन की जगह पर क्या आ गया है? 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। तो इसमें से जो नीति आयोग है वो क्या है? आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस कब मिला? ठीक है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है पहले आप ये समझिएगा। देखिए, पहले जो जितने भी देश थे जहां जहां पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था तो वो क्राउन के अधीन थे। क्राउन समझ रहे? क्राउन के सबॉर्डिनेट थे। क्राउन का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं ना, क्वीन वहां पर जो थी वही प्राइम थी, और सारे कंट्री जितने भी हैं बाद में उनको कॉमनवेल्थ नेशंस कहा गया, तो वो सारे क्राउन के अधीन हो रहे हैं। अब ये बात डोमिनियन का मतलब क्या हो गया कि आपको आप जाकर के अपना काम तो कीजिए, मतलब आप ऑटोनॉमस काम कीजिए। ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया कि अब आपको कोई इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन आप रहेंगे क्राउन के अंडर में ही। तो 15 अगस्त 1947 तक हम क्राउन के अंडर में ही थे, लेकिन जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया, ठीक है, और साथ ही साथ जब हमको हमारा रिपब्लिक बना इंडिया, तब क्या हो गया? हम क्राउन से बाहर हो गए, राइट। दैट मीन्स तब हमको प्रॉपर ऑटोनॉमस बॉडी इंडिया हो गई, और अब हम किसी के अंडर में नहीं रहे। तो ये हमको कब हुआ? डोमिनियन स्टेटस कब मिला है भाई? देखो, 15 अगस्त 1947 को मिला है, राइट। हम आज़ाद हुए थे, लेकिन सही मायनों में आज़ाद नहीं हुए थे। सही मायनों में हम आज़ाद तब हुए हैं जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी को एक्सेप्ट किया है और उसको इंप्लीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। लोकसभा के जो स्पीकर हैं इनको अगर इस्तीफा देना हो तो किसको देंगे? देखिए, इस्तीफा दो लोगों को दिया जाता है, या तो अपने से बड़े को दे दो या अपने से छोटे को दे दो, ठीक है। लेकिन लोकसभा में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है, तो छोटा कौन हुआ? इनसे छोटे हुए जो आपके डेप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको अपना इस्तीफा दे देंगे। देखो, लोकसभा के जो स्पीकर हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको बहुत सारी पावर्स भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप अच्छे से पढ़ें और समझें। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर। भाई, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका रिटायरमेंट किस एज में होता है? किस साल पे वो रिटायर हो जाते हैं? देखो, 65 साल में होते हैं। 65 साल में रिटायर हो जाते हैं। 62 साल में कौन रिटायर होता है?
हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो 62 ईयर में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई पार्लियामेंट का कोई मेंबर है वो अपनी मेंबरशिप सदस्यता क्या करेगा, लूज कर जाएगा। ठीक है, उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। कब हो जाएगी? इफ ही इज कंटिन्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम द सेशंस। अब जो पार्लियामेंट के सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उनमें से अगर लगातार कितने दिन एब्सेंट रहेगा कि उसकी जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, लूज कर देगा। देखिए 60 डेज होता है। ठीक है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर 60 डेज तक लगातार आप विदाउट नोटिस आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी मेंबरशिप, यू विल लूज योर मेंबरशिप। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। इनको सस्पेंड कौन कर सकता है? जो आपके संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको सस्पेंड कौन कर सकता है? इनको सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट। कब कर सकता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी है तभी सस्पेंड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके, सिर्फ इमरजेंसी में ही सस्पेंड किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड बी आर अम्बेडकर टर्म एज द हार्ट एंड सोल। हृदय और आत्मा किसको कहा है? भारतीय जो संविधान है उसके किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि ये भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है? किसको कहा है? कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 आपसे कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हिंदी में क्या कहा जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिनियम। क्या कहेंगे? संवैधानिक। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, सरकारी आदमी या गैर सरकारी आदमी, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको अधिकार है कि आप उसमें जाकर के लड़ाई करें। किसके अंडर में? संवैधानिक उपचारों के अधिनियम के अंडर में। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर में। और इसीलिए क्या कहा गया कि इसको द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने कहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का क्या क्या इसमें से फंक्शन या काम नहीं करेगा? इलेक्शन कमीशन आपका किस चीज में? देखो, सिंबल देगा, बिल्कुल देगा। इलेक्शन डेट फिक्स करेगा, बिल्कुल करेगा। इलेक्शन की फेयरनेस को मेंटेन करेगा, यानी कि उसमें कोई घपला नहीं हो, बिल्कुल करेगा यार। कैंडिडेट सिलेक्शन उसका काम नहीं है। ठीक है, उसने अपना पैरामीटर दे दिया, बाकी आप जानिए। डी आंसर हो गया इसका। 10वां कहता है कि अगर डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई विवाद है और आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, तो क्या होगा? उसको फिर रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? अब देखिए इसमें एक बात आती है, रिजॉल्व क्या होता है? उसको रिजॉल्व तो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन ही करेगा। ठीक है ना? क्या करा जाएगा? पार्लियामेंट के जो दोनों सेशन है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को, उनको बुलाया जाएगा और इनकी एक संयुक्त या सम्मिलित बैठक कराई जाएगी, ज्वाइंट सेशन कराया जाएगा। उसको हेड कौन करेगा? उसको हेड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी मैंने बताया था कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको लोकसभा का स्पीकर हेड करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ज्वाइंट सेशन है उसको बुलाएगा कौन? इसको बुलाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। बुलाता प्रेसिडेंट है लेकिन हेड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। और अगर कोई डेडलॉक होता है तो सॉल्व कैसे किया जाता है? दोनों सदन आपस में बैठ करके, दोनों हाउसेस आपस में बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। भारत में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है भाई, तो क्या कहा जा रहा है आपसे? राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है। इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट इंडिया ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट। अब देखो, जो राष्ट्रीय इमरजेंसी आपकी 3 तरह की है। पहले आपकी है नेशनल, जरा देख लेना, नेशनल। दूसरी को हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन कह देते हैं इसको, या इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। तीसरी आपकी आती फाइनेंशियल, तीसरी आपकी आती फाइनेंशियल या आर्थिक। अब इसमें से देखो, जो आर्थिक है ना, ये आज तक नहीं लगी है, आर्थिक इमरजेंसी आज तक नहीं लगी, बाकी ये दोनों लग चुकी हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा भी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगा है स्टेट्स में। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें देखो जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाह्य एग्रेशन, अगर बाहर से कोई पंगा ले रहा है, अगर पाकिस्तान वगैरह जैसे आते हैं ना, या चाइना अगर वो पंगा ले रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये बाहरी इमरजेंसी हो गई। और अगर आर्म्ड रिवोल्ट है, हथियार लेकर के लोग क्या कर रहे हैं, देश के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इसे आंतरिक क्या कहा जाएगा? आपातकाल कहा जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसीज हो जाती हैं। अब ये जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, नेशनल इमरजेंसी, पहली वाली इमरजेंसी जो दी गई, किसमें दी गई? आर्टिकल 352 में दी गई है।
आर्टिकल 352 में दी गई है। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी दी गई है, प्रेसिडेंट रूल, ये 356 से 365, 356 से 365, ये वाली इमरजेंसी कौन सी, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 टू 365। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी ये दी गई आर्टिकल 360 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स, याद रखिएगा। आगे आते हैं, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड। भाई अगर संविधान में कोई संशोधन करना है, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, आपको कोई संशोधन करना है संविधान में, कुछ आपको सही करना है जो पहले आपको लग रहा है कि गलत था या अभी बदल जाना चाहिए, तो कैसे होगा, कैसे होगा। देखो संशोधन में जो बिल आप कह लीजिए तो वो या तो आप लोकसभा में कर लीजिए या राज्यसभा में कर लीजिए, कहीं पर भी उसको इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन नियम यह है कि जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 वोट मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। 2/3 वोट किसका मिलना चाहिए, प्रेजेंट मेंबर्स का, और जो कि वोट कर रहे हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। देखिए ये लिए गए हैं आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, जिसने इंटर्न इसको लिया हुआ है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से लिया गया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। अगर आपसे पूछेगा भाई कि ये जो आपके डीपीएसपी लिए गए हैं, इनमें आर्टिकल कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल है, तो ये 36 से लेकर के 51, 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में ये इनकॉर्पोरेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनी बिल जो बिल है वो मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। और मनी बिल से एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल को आप कहां पर इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रस्तावना कहां पर दे सकते हैं, ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिविलेज है लोकसभा को राज्यसभा के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सिन एक्सपेंस। अगर इमरजेंसी में आ जाता है, अनफोर्सिन का मतलब ये क्या हो रहा है कि अगर इमरजेंसी के कंडीशन में पैसा खर्च करने को आ रहा है तो कहां से खर्च करेगा, तो खर्च करेगा कंटिजेंसी फंड से। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं कंटिजेंसी फंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन अभी बना दिया गया 2010 में, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था अभी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू लाइवलीहुड जीने अधिकार है, ठीक है। कौन सा नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं। अब जरा इसको समझना अच्छे से, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जब आपका आर्टिकल आया 44वां आपका जो संविधान संशोधन हुआ है, 44th अमेंडमेंट जब हुआ, ये कब हुआ आपका 44th अमेंडमेंट कब हुआ, 1978 में। तब क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। इसको किससे हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से इसको हटा करके इसको एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। क्या बोला गया है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इनका ट्रांसफर कहां किया गया है, आर्टिकल 300A में रखा गया है इसको। अब इस समय ये आर्टिकल 300A में है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक अधिकार है, राइट, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 से 18 साल। वोटिंग की जो एज है, ठीक है, वो 21 से 18 साल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संशोधन में हुआ है। ओके, द आंसर विल बी 60, इट विल बी 61st अमेंडमेंट, ठीक है। ईयर इज 1989, 61वां संविधान संशोधन है, द ईयर इज 1989। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज सिस्टम कब आया है, 1992 में आया, बिल्कुल सही बात है। 72nd अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है, पार्ट 9 में है, बिल्कुल सही बात है, पार्ट 9 जोड़ा गया है इसमें, 72nd अमेंडमेंट नहीं 73rd अमेंडमेंट है। कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर आर्टिकल, वेरी गुड क्वेश्चन भाई, इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 324 में आएगा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324। हरियाणा कब बना है सेपरेट स्टेट, बहुत बढ़िया सवाल, हरियाणा सेपरेट स्टेट कब बना है। पहली बात तो अलग किससे हुआ, हरियाणा अलग हुआ है पंजाब से, ठीक है। जो पंजाबी बोल रहे थे, जो लोग पंजाबी बोलते थे वो हो बन रह गए पंजाब में, और जो लोग हिंदी बोलते थे वो किस में आ गए, वो लोग आ गए हरियाणा में।
कौन से ईयर में आए हैं? ईयर है 1966, 1966 में आए, अलग हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज रिनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश कब कहा गया? देखिए, यूनाइटेड प्रोविंसेस से पहले इसका नाम था अवध, है ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा, ऐसे करके था। हाँ, आगरा एंड अवध, लेकिन बाद में उसको 1913 में शायद सिर्फ अवध किया गया, और उसके बाद में 37 में इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा गया, और यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाद में उत्तर प्रदेश जो कहा गया है, ये कहा गया आपका 24 जनवरी 1950 में इसको नाम चेंज किया गया है। कब नाम चेंज किया गया है? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? यूपी डे भी मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस या उत्तर प्रदेश डे, ऐसे करके, ठीक है, ये भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है इस बार 2021 में। आर्टिकल 21 किस चीज से रिलेटेड है बेटा? देखिए, आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है ये? पहला आपको ये दोनों बातें कहता है, जीवन है और आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी करता है कौन? पर्सनल लिबर्टी की बात भी कर रहा है। कौन कर रहा है? आर्टिकल 21 कर रहा है, राइट। तो इसमें दोनों आर्टिकल्स आपके सही हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कह रहे हैं कि राज्यसभा में इस समय 245 मेंबर्स हैं। 245 हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। टोटल सीटें कितनी है? 252। याद रखना, सीटें ज्यादा हैं लेकिन मेंबर्स टोटल अभी कितने हैं? 245 है। राजस्थान हैज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, राजस्थान से सबसे ज्यादा मेंबर है राज्यसभा के? जी नहीं, राजस्थान से कितने हैं? 10 हैं। और सबसे ज्यादा किससे हैं? यूपी से हैं। कितने? 31। सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स कहां से हैं? सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स हैं यूपी से। कितने हैं आपके? 31। ओके। उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा लोकसभा नंबर 1 यूपी चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से होता है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की आ गई। देयर इज नो लेजिस्लेटिव असेंबली इन अंडमान निकोबार। विधानसभा नहीं है। कहां पर नहीं है विधानसभा? क्या कह रहा है ये कि विधानसभा नहीं है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होगा? विधानसभा नहीं है। कहां पर नहीं है? अंडमान निकोबार में। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं है। कहां पे है विधानसभा? विधानसभा कहां पे है? देखो, दिल्ली में है। जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में और पुडुचेरी में है। बस इन्हीं 3 में है और कहीं नहीं है, ठीक है। बाकी किसी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। याद कर लो, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है और पुडुचेरी में है। इवन जो लद्दाख बना उसमें भी नहीं है। हु प्रेसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, अभी क्वेश्चन में पीछे डिस्कस किया था, तो उसको कौन प्रेसाइड करेगा? उसका अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का स्पीकर होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से। करेक्ट स्टेटमेंट बताना बेटा आपको, सही स्टेटमेंट कौन सा है। कह रहे हैं कि मनी बिल जो है उसको प्रेसिडेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यानी कि अप्रूवल का मतलब ये होता है ना कि प्रेसिडेंट चाहे तो अप्रूव करे, नहीं तो नहीं अप्रूव करे। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों नहीं जरूरत है अप्रूवल की? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इसमें कह लीजिए एसेंट जो है, प्रेसिडेंट की जो इच्छा है वो ऑलरेडी इसमें रहती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के एसेंट से ही, उनकी इच्छा से ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। तो उसमें अप्रूवल कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आपने खुद ही कहा है कि हाँ ठीक है, आपकी परमिशन से ही आ रहा है, तो उसमें अप्रूवल कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरा, मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि मनी बिल को सिर्फ आप लोकसभा में ही इनिशिएट कर सकते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर। तो बेटा देखिए, ये था आज का शेड्यूल, और सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बताया एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके लिए भी आपका बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।